तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th के लिए, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी ब्रिटिश रूल के टाइम में या ब्रिटिश रूल से पहले के टाइम में। तो आज हम इसी चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसी अर्थव्यवस्था थी और क्या क्या किया था ब्रिटिश रूल ने हमारे साथ और हमें किस तरह एक्सप्लॉइट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पिछली वीडियोस आ गई हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे, उन्हें देखना ना भूलें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। जो इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन आया वो कि इंडियन इकोनॉमी को किया गया, वो भी किसके अंडर में, ब्रिटिश रूल के अंडर में। तो तीन तरह से तीन चीज़ों में एक्सप्लॉइट किया गया हमें इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश रूल के द्वारा। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंड थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि हमारे तीनों सेक्टर को क्या किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जमींदार जो थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में काम किया करते थे, वो ओनर बन गए सॉइल के। यानी कि ओनरशिप अब किसने ले ली, जमींदार ने ले ली सॉइल की। जो जमींदार थे, जमींदार वर डिक्लेयर्ड ओनर ऑफ द सॉइल, ये ओनर्स बन गए। और इन्होंने क्या किया, जो टिलर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको लैंड क्या रेंट पर दी। अब जो लैंड रेंट पर देने के बाद इन्होंने सिर्फ उतना अमाउंट पे किया करते थे कि जो फार्मर है वो सिर्फ सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, बस इससे कोई भी ज़्यादा अमाउंट पे नहीं किया करते थे। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड पे नहीं हुआ करती थी, वो ब्रिटिश रूल के अंडर में। तो फर्स्ट पॉइंट है, जमींदार जो थे वो क्या करेंगे, ओनर ऑफ द सॉइल। सेकेंड, ओनली दोस अमाउंट पेएबल ओनली फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए पे किया करते थे। यानी कि जो फार्मर्स है, जो टिलर्स है, वो सिर्फ सर्वाइव कर सके। एंड देन थर्ड पॉइंट इज कि सिर्फ जो फार्मर्स थे, जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। अब क्या हुआ थर्ड पॉइंट में, जो जमींदार एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि सरप्लस जो प्रॉफिट कमाते थे उसे वो लग्जरियस लाइफ पे वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब तीन पॉइंट में जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। फर्स्ट, जो जमींदार थे वो ओनर बन गए सॉइल के। सेकेंड, ओनली इतना अमाउंट पे किया करते थे वो रेंट के तौर पर कि सिर्फ वो सर्वाइव कर सके, फार्मर बस जिंदा रह सके, कोई एक्स्ट्रा डिमांड पे फुलफिल ना हो। देन थर्ड इज, जो जमींदार थे सरप्लस प्रॉफिट था, एक्स्ट्रा अमाउंट जो गेन करते थे, वो प्रॉफिट कमाते थे, वो सिर्फ लग्जरियस लाइफ पे वेस्ट किया करते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह किया गया। अब आते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया, वो भी किसके द्वारा, ब्रिटिश रूल के द्वारा, ब्रिटिश राज के द्वारा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जो फेमस थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा हमारा फेमस था वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था। यानी कि जो हम हाथ से बनी हुई चीज़ें जैसे कि बुनकर, जो ये सब है, बुनाई, ये सब करना, ये सब क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हुआ करती थी। इसको भी क्या किया गया, अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया। यानी कि जो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको लगा दिया गया। तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से जो हमारा गुड्स थे वो बाहर जाने के बाद बहुत ज़्यादा महंगे होने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी, एक्सटर्नल डिमांड थी, आउटसाइड कंट्री से जो आई डिमांड थी, वो क्या हुआ, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और डिमांड भी कम हो गई। यानी कि लोगों ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद से सामान खरीदना बंद कर दिया था इंडिया से। तो इस तरह क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो भी किसने की, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश रूल द्वारा। देन थर्ड हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड को भी इसी तरह बर्बाद किया गया। यानी कि जो अंग्रेज थे वो सिर्फ हमें ओनली एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, इंडिया को सिर्फ बर्बाद करने के लिए आए थे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे इंडिया का कुछ भला हो सके। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने, जो कि हमें अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश सरकार से हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला था। तो सबसे अब देखते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, जैसे कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होने लगा। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था वो रॉ मटेरियल था, वो भी फ्री एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई, और ओनली सिर्फ इंडिया से ब्रिटेन जाया करता था, किसी और कंट्री में नहीं जाता था। सेकेंड जो पॉइंट है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन गुड्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। जो भी फिनिश गुड्स हुआ करते थे, यानी कि जो हमारा यहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन गया, अब वहाँ पे जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, अब वो जो गुड्स बनने के बाद ब्रिटेन से इंडिया में जाने लगे। और इससे क्या हुआ, इंडिया में लाने के बाद जो ब्रिटेन गुड्स थे उन्हें इंडिया में सेल किया गया, वो भी किस पे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ
ब्रिटेन फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, यानी कि जो ब्रिटेन से आए हुए फिनिश गुड्स थे वो इंडिया में लाए जाने लगे, सेल किए जाने लगे, वो भी विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि फ्री इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। एक बार हम फिर से देखते हैं कि किस तरह इंडियन इकोनॉमी को किया गया। सबसे पहले जो हमारा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किस तरह किया गया कि जमींदार डिक्लेयर कर दिए, जो जमींदार थे वो ओनर्स बन गए सॉइल के। देन सेकंड पॉइंट, ओनली इतना अमाउंट पे करते थे वो फार्मर्स को कि सिर्फ क्या करते, सर्वाइव कर सके। देन थर्ड पॉइंट इज कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि सरप्लस अमाउंट कमाया करते थे, जो प्रॉफिट के तौर पर अर्न किया करते थे, उन्होंने लग्जरियस लाइफ पे बेस्ड करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह एक्सप्लॉइट किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने थी, जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा कर दी थी। इससे क्या हुआ, एक्सटर्नल जो डिमांड थी, आउटसाइड कंट्रीज से जो डिमांड आती थी इंडिया की, वो भी कम हो गई क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से। देन थर्ड इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को यानी कि जो बाहरी विदेशी व्यापार था उसको किस तरह बर्बाद किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सपोर्ट जो इंडियन रॉ मटेरियल था, इंडिया से ब्रिटेन चाहता था उस पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। जो भी ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आते थे इंडिया में, उन्हें भी क्या किया गया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या फीचर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम में, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे, यानी कि 1947 एंड 48 की बात कर रहे हैं। तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको 10 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी लर्न कर सकते हैं, सारे आपको ईजी है और थोड़ा थोड़ा डाटा भी दिया है, इससे आपका जो आंसर होगा वो और ज़्यादा ही अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट यानी कि इट मीन्स रुकी हुई, जहां पर कोई भी ग्रोथ रेट दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कोई भी ग्रोथ बढ़ नहीं रही थी। अगर हम 1860 और 1861 की बात करें तो जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 0.5% की रेट से बढ़ रही थी, यानी कि जो हम ग्रोथ कर रहे थे वो 0.5 की रेट से कर रहे थे। लेकिन आते आते 1925 से 26 की अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो हो गई थी 0.1%, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ही नीचे गिर गए थे। टाइम के बढ़ते बढ़ते के साथ हम बहुत ज़्यादा ही नीचे जा रहे थे। तो पहला पॉइंट था स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसमें हमारी ग्रोथ रेट 1860 में जो थी वो 0.5% थी, जबकि 1925 से 26 की अगर हम बात करें तो ये जाके हो गई थी कितनी, 0.1%। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी है, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जहां पर कोई भी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, जिसमें क्या हो गया था, हम बैकवर्ड हो गए थे, बहुत सारे लोग पुअर होते जा रहे थे, इकोनॉमी जो थी वो सबसे पीछे जा रही थी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ। अगर हम बात करें 1947 और 48 की, तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 230 रुपीज़ थी। जो पर कैपिटा इनकम जो हमारी थी 1947 और 48 के आसपास, वो कितनी थी, 230 रुपीज़। तो इससे आसानी से पता चल रहा है कि जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा ही बैकवर्ड होती जा रही थी, यानी कि पिछड़ी होती जा रही थी, बहुत बहुत पीछे जाती जा रही थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। अब हम क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या होने लगे, बैकवर्ड होने लगे, बहुत ज़्यादा ही नीचे जाने लगे। अब जो 1947 की अगर हम बात करें, उस टाइम में जो पूरी पॉपुलेशन थी इंडिया की, जो होल पॉपुलेशन थी उसका जो 72% था, वो सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे। जबकि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते थे, उसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो ओनली कितना था, 50%। यानी कि जो 12% लोग थे वो कैसे थे, 22% जो लोग थे वो एक्स्ट्रा थे। इनसे क्या होता था, इनका कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा था, इनसे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था, और ना कि इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा था। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब हम क्या थे, इंडस्ट्रीज में भी बैकवर्ड हो गए थे। इंडस्ट्रियल अगर हम बैकवर्डनेस की बात करें, क्योंकि जो कि ब्रिटिश रूल्स था, यानी कि ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश राज, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज सेक्टर को क्या किया, बर्बाद किया था, एक्सप्लॉइट किया था, वो भी किसके द्वारा, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा के। क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज फेमस थी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, जिसके लिए क्या हुआ था, जो कि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था, वो भी किसके द्वारा, इंडस्ट्रीज सेक्टर को एक्सप्लॉइट करके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रैम्पेंट पॉवर्टी। अब हम इतने ज़्यादा ही गरीब हो गए थे, यानी कि इतने पुअर हो गए थे कि हमारे पास इतना भी पैसे नहीं थे या इतना भी फूड नहीं था कि हम एक दिन में 2 बार का खाना खा सकते। अब हम आते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना ज़्यादा ही पुअर हो गया था, इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि हमारे पास
कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो बहुत ज़्यादा हो, हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। अगर हम बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी वो ओनली 2100 मेगावाट, 2100 मेगावाट जो प्रोडक्शन होता था वो 1947-48 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन था। और जो रेलवेज था हमारे पास वो कितना था 53,596 किलोमीटर्स, यानी कि जो रेलवेज लाइन थी, रेलवे लाइंस थी वो कितनी थी 53,596 किलोमीटर्स। नेक्स्ट अगर हम आते हैं रोड्स पे, तो जो रोड्स थी वो हमारी कितनी थी 155,000 किलोमीटर्स। ये क्या थी हमारी जो रोड्स थी, रोड की लंबाई थी वो 155,000 मीटर्स थी, किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। अब हम किससे सबसे ज़्यादा डिपेंड थे, इम्पोर्ट पे, यानी कि दूसरी कंट्रीज से जो इम्पोर्ट आता था हम उस पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो गए थे। हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, हमारे यहाँ पे एक छोटी सी सुई भी जो होती है, निडल होती है, वो भी प्रोड्यूस नहीं होती थी। और ऐसे में हमारा क्या होता था, इम्पोर्ट्स पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, यानी कि जो भी गुड्स, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत हुआ करती थी हम दूसरी कंट्रीज से मंगवाया करते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम रहने लगी थी, यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज में, जो कि गाँवी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा रहा करते थे। जो 86% पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज में रहती थी, और जो 46% जो बचे हुए लोग थे वो कहाँ पर, अर्बन एरियाज में रहते थे, यानी कि अर्बन कंसंट्रेशन बहुत ही कम था जहाँ पर लोग जाना चाहें, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग जाना नहीं चाहते थे, वो इतना जानते नहीं थे कि अर्बन एरियाज में कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो रूरल एरियाज में ज़्यादा लोग रहा करते थे। अब आते हैं सेमी फिजिकल इकोनॉमी। अब जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी, सेमी फिजिकल इकोनॉमी हो गई, यानी कि ना तो उसमें होली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और ना ही मतलब सोशलिस्ट, तो जो दोनों का मिक्सचर था, ना ही उसे अकेली गवर्नमेंट चलाती थी और ना ही उसे अकेला प्राइवेट सेक्टर, यानी कि दोनों से मिक्स करके चलाने लगे। तो इससे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह काम करने लगी, इसको हम बोलते हैं सेमी फिजिकल इकोनॉमी। ना ही पूरी तरह सोशलिस्ट थी और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थी। अब लास्ट पॉइंट है जो हमारा 10th है वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। अब जैसा कि अगर हम बात करें कॉलोनियल इकोनॉमी यानी कि एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी, जो इकोनॉमी थी वो एक्सप्लॉइट की गई थी किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस तरह से हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम होती गई टाइम के साथ, बहुत कम, यानी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बैकवर्ड होते गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम बैकवर्ड होते गए, एंड इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम बहुत बेकार होते गए और खराब होते गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदार की वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से, और इंटरनेशनल ट्रेड में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। इस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एक बार फिर से हम सारे पॉइंट्स की एक बार डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट के टाइम में। स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी रुकी हुई ग्रोथ थी जो वो 1860 और 61 की अगर हम बात करें तो 0.5% थी, जबकि ये आके 1925 से 26 के बीच कितनी हो गई, 0.1%। नेक्स्ट जो पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी हो गई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी, यानी कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी 230 रुपीज़ जो पर कैपिटा इनकम थी हमारी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कैसे हो गए थे, बैकवर्ड हो गए थे। जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इंगेज थे वो 72% थे, जबकि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो ओनली 50% था। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में यानी कि हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत बैकवर्ड हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रैम्पेंट पॉवर्टी। हम इतने ज़्यादा करीब हो गए थे कि हमारे पास एक दिन में 2 वक्त के खाने का पैसे नहीं थे या फूड भी नहीं था हमारे पास। नेक्स्ट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी वो 2100 मेगावाट थी 1947 एंड 48 में। जो हमारे पास रेलवेज थे यानी कि रेलवेज की जो लंबाई थी वो 53,596 किलोमीटर्स थी, एंड जो हमारे पास रोड्स थे वो 155,000 किलोमीटर्स, जो हमारे पास रोड्स की लंबाई थी वो 155,000 किलोमीटर्स थी। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हम बहुत ज़्यादा ही इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हो गए थे, दूसरी कंट्रीज से गुड्स हम मंगाया करते थे, ना कि हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेमी फिजिकल इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी थी वो कैसी हो गई थी, सेमी फिजिकल, ना ही वो पूरी तरह कैपिटलिस्ट थी ना ही सोशलिस्ट थी, दोनों का मिक्स करके चलती थी, और मिक्स्ड इकोनॉमी भी हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी हो गई थी, कॉलोनियल, क्योंकि एक्सप्लॉइट किया गया था वो भी ब्रिटिश रूल के द्वारा, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, एंड इंटरनेशनल ट्रेड को भी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।